हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 9 जिसमें है समास, परिभाषा और उसके भेद। चैप्टर 10 है बीज शब्द और अवधारणा मूलक शब्द। तो ये चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके पहले के अगर 8 चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला है इसमें प्रश्न, इसमें पूरे आपको समास को पढ़ना होगा। तो पहला क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और बीच में योजक चिन्ह आता है। तो पहला है यथाशक्ति, यह विभव समास का उदाहरण है। दूसरा है महाराज, महाराज मतलब महान है जो राजा, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है राम और कृष्ण, ये सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, माखन चोर समास है। इसमें कौन सा समास है माखन चोर? तो इसमें माखन को चुराने वाला यानी कि ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न क्रमांक 3, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। अभी हमने बताया कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं बीच में योजक चिन्ह होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 4, बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर आ में है वीणा पाणी, ऑप्शन नंबर बा में है तुलसी कृत और ऑप्शन नंबर दा में है 25, ऑप्शन नंबर सा है दोषपूर्ण। तो वीणा पाणी मतलब जिसके हाथ में वीणा है, पाणी मतलब हाथ, तो जिसके हाथ में वीणा है वो कौन है? माँ सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बहुब्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो जो अव्ययीभाव समास होता है इसमें पहला पद जो है वो प्रधान होता है और इसके साथ पहला पद अव्यय भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न क्रमांक 6, यथार्थ में समास है। तो यथार्थ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, क्योंकि यथार्थ में यथा जो आप देख पा रहे हैं इसका मतलब ये क्या है? ये एक अव्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्योंकि विवाह जो समास होता है इसका पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 7, किसमें बहुब्रीहि समास नहीं है? तो चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, और तो ये कौन हो गए? भगवान विष्णु। और कामचोर, और फिर इसके बाद द ऑप्शन है त्र्यंबक, ऑप्शन नंबर सा है गोपाल। तो जो ऑप्शन आ, सा और दा है इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है क्योंकि त्र्यंबक भगवान शिव को बोलते हैं, गोपाल कृष्ण भगवान का नाम है, चक्रपाणी विष्णु भगवान का नाम है। तो जो काम चोर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? तो अव्ययी भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। तो प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर अव्ययी भाव समास होगा, दूसरे में अव्ययी भाव समास होगा, तीसरे में बे जो शब्द है ये अव्यय है, इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर द है इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर द है ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पूर्णांक शब्द में समास है। तो पूर्ण है जो अंक, तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। और अगला है प्रश्न क्रमांक 10, मनचाहा शब्द में कौन सा समास है? तो मन से चाहा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, मन से चाहा, इसका समास विग्रह होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 11, कर्मधारय समास नहीं है। महान है जो राजा, ये इसमें होगा, महान है जो आत्मा। कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, ऑप्शन नंबर दा भी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बा है, तिरंगा, तीन रंगों का समूह जो होता है, ये द्विक समास का उदाहरण, इसलिए ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, क्योंकि ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 12, वन गमन में कौन सा समास है? वन गमन मतलब वन को जाने वाला, तो इसमें कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 13, समास का अर्थ है। तो ये अभी हाल ही में एक एग्जाम में आ चुका है, एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। समास का मतलब होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जिस समास का प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। अभी हमने बताया कि जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया द्वंद्व समास के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं द्वंद्व समास के, इसलिए ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 16, पंजाब में कौन सा समास है? पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों की भूमि, तो इसमें भी एक संख्यावाची पद आ रहा है 5, पंजाब में 5 एक संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो इसलिए ये द्विगु समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण तो यथाशक्ति ये है, और बे मतलब ये भी अव्ययीभाव समास है, प्रतिवर्ष ये भी अव्ययीभाव समास है, और लोकप्रिय जो है ये लोक में प्रिय, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? यथोचित, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। यथोचित में यथा जो आ रहा है ये एक अव्यय होता है, और विद्यालय विद्या के लिए आलय तत्पुरुष समास, और दोपहर का समूह तो ये एक द्विगु समास का उदाहरण है, और पत्तों की कुटिया, पर्ण कुटी मतलब पत्तों की कुटिया, तो ये भी एक तत्पुरुष समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों नहीं होंगे। अगला प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास नहीं है? नवरात्र मतलब नवरात्रों का समूह, नवरात्रियों का समूह, और नवग्रह, नवग्रहों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, चतुर्भुज जो है ये बहुब्रीहि समास और द्विगु समास दोनों का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज का मतलब होता है विष्णु भगवान से, इसलिए अन्य पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास अधिक सटीक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास नहीं है जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है? वो द्वंद्व समास होता है, बीच में योजक चिन्ह आता है। देश विदेश, देश और विदेश, ये हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य दोनों पद की प्रधानता है। राग और द्वेष, ऑप्शन नंबर द, ये भी दोनों समास है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्म भ्रष्ट मतलब धर्म से भ्रष्ट, और ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास नहीं है? बहुब्रीहि समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, नाम लेने पर किसी अन्य व्यक्ति को कोई अन्य व्यक्ति दिमाग में आ जाता है, या कोई वस्तु आ जाती है, जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष से कर्मधारय समास है। नीलकंठ, और नीलकंठ हो गया, चक्रधर हो गया, दशानन, दशानन मतलब ये रावण का हो गया, रावण को दशानन बोला जाता है। चक्रधर विष्णु भगवान को बोला जाता है, नीलकंठ महादेव को बोला जाता है, लेकिन जो महापुरुष से महान है जो पुरुष, ये कर्मधारय समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है मृग नैनी, मृग रूपी नयन, तो मृग रूपी नयन में कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 23, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल मतलब कमल रूपी चरण, तो इसमें भी कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने समास और परिभाषा उसके भेद देखे, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर 9 से। अब चलते हैं चैप्टर 10 में, और इस चैप्टर का नाम है बीज शब्द या अवधारणा मूलक शब्द। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, और इससे चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्रमांक 1 है, किस क्रिया के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहते हैं? तो किस क्रिया के? व्यावसायिक, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 2 इस चैप्टर का, निम्न में कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है? निर्माण उद्योग, सेवा उद्योग, जननिक उद्योग, आर्थिक उद्योग। तो जो आर्थिक उद्योग है ये उद्योग का प्रकार नहीं है, और ये एक एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न क्रमांक 3, संस्कृत सामाजिक विरासत है, यह कथन किस लेखक ने कहा? किसने कहा था? लिंटन ने, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्द से हुई, किस शब्द से? कल्चर से, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। प्रश्न क्रमांक 5 है अगला, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता संस्कृत की है? कौन सी विशेषता है? संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 6, संस्कृत के विकास की गति कैसे होती है? तो मंद होती है। कैसी गति होती है? मंद गति, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, संस्कृत को 2 भागों भौतिक और अभौतिक में बांटा गया है, किन लेखों ने बांटा है इसे भौतिक और अभौतिक में? तो आगबर्न एवं निम्कॉफ, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। प्रश्न क्रमांक 8 है,
संस्कृत का वह सबसे छोटा अंश जिसका कार्यात्मक आधार पर पुनर्विभाजन नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संस्कृत तत्व। इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अगला है प्रश्न क्रमांक 9 चैप्टर 10 का। संस्कृत को भौतिक एवं अभौतिक रूप में बांटा है, किसका कथन है? किसका कथन है? WF ऑगबर्न। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्रमांक 10, अभौतिक संस्कृत की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? स्पष्ट माप। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 11 है, संस्कृत का कौन सा स्वरूप सोरोकिन द्वारा दिया गया है? कौन सा स्वरूप? भावात्मक संस्कृत, चेतनात्मक संस्कृत, आदर्शनात्मक संस्कृत और ऑप्शन नंबर दा। तो ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न क्रमांक 12, सभ्यता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो सिविस। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 का। अगला प्रश्न क्रमांक 13, संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन संबंधित है। तो किसका कथन है ये? हर्स्कोविट्ज। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 14 है, एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है एजुकेटम? लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न क्रमांक 14 का ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, एजुसियर का अर्थ है, क्या होता है? निकालना, विकसित करना, दोनों। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, कथन है, किसका कथन है? विवेकानंद। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है, कथन है, किसका कथन है? पेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, कथन है, तो ये अरस्तु का है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 है। अगला है प्रश्न क्रमांक 18, शिक्षा है, क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों, ये हाल ही में एक एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? पहला है चारित्रिक विकास, व्यवसायीकरण, और सा में है ज्ञान अर्जन, और दा में है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें है व्यवसायीकरण। शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायीकरण नहीं है। अगला प्रश्न क्रमांक 21, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ होता है शिक्षा का? शारीरिक विकास, ये तो नहीं होता। बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, ये भी नहीं। अंतर्निहित शक्तियों का विकास, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 22 है, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, तो स्वतंत्र होती है, स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 है, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण है, परिवार, राज्य, समुदाय, उपयुक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। प्रश्न क्रमांक 24 है, औपचारिक शिक्षा के अभिकरण है, परिवार, राज्य, समुदाय, विद्यालय। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय। प्रश्न क्रमांक 25 है, आत्मानुभूति बिंदी बिंदी उद्देश्य है, तो कैसा उद्देश्य है? सामाजिक, व्यक्तिक, सांस्कृतिक या राष्ट्रीय? तो ये एक व्यक्तिक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26, दूरस्थ शिक्षा का घटक है, कौन? मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा, उपयुक्त तीनों। करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27 है, सूचना समाज कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? ऑप्शन आ है 2, 3, 4, 6, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 28 है, सूचना समाज का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1960। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 29, सूचना समाज का प्रयोग किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 30, सूचना समाज का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जापान में। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे जो कि पूरे हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।